ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइसियोजुअर एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 451, चेतावनियां और गठबंधन। जियाओजे ने भीड़ में कुछ बेचैन हरकतें देखीं और थोड़ी झुंझलाहट में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने मंच पर कदम रखते हुए स्थिति को संबोधित करने का फैसला किया। ये सार्वजनिक कीमिया सत्र पूरी तरह सफल रहा है। मैं आने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगर कीमिया सेवाओं की ज़रूरत है तो पिलटॉवर इस पर विचार करेगा, जियाओजे ने शुरू किया। आगे बढ़ने से पहले वह एक पल के लिए रुका, उसका स्वर कठोर होता जा रहा था। बेशक, जबकि पिलटॉवर पिल को चोरी होने से बचाने के लिए बाध्य नहीं है। अगर पवित्र पिल सिटी के भीतर ऐसी घटनाएं होती हैं तो पिलटॉवर को कोई दया न दिखाने के लिए दोष न दें। उसके शब्दों ने दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों की नवोदित योजनाओं को ठंडे पानी की तरह बुझा दिया, जिससे उन्हें अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्य ताकतों को नाराज करना प्रबंधनीय हो सकता है, लेकिन पिलटॉवर का दुश्मन बनना पूरी तरह से अलग मामला था। पिलटॉवर महाद्वीप पर कीमियागरों की पवित्र भूमि थी, अनगिनत शक्तिशाली कीमियागरों का घर। पिलटॉवर को उकसाने से अंतहीन परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि इन कीमियागरों के पास बहुत ताकत है और अनगिनत मजबूत योद्धा उनकी गोलियों को पाने के लिए उनकी मदद करने को तैयार हैं। फिलहाल, उनके शब्दों ने 9वीं कक्षा की दिव्य गोली के लालच में कई लोगों की महत्वाकांक्षाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगा दिया। इस बीच, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने, जिसके बाल ठंडे सफ़ेद थे, गोली प्राप्त कर ली और पवित्र गोली शहर के भीतर एक सुनसान बगीचे में चला गया। बगीचे पर कड़ी सुरक्षा थी, हर जगह संतरी तैनात थे। जैसे ही वह व्यक्ति पास आया, उसकी पहचान की पुष्टि होने तक कई आंखें उसकी जांच कर रही थीं और तनावपूर्ण माहौल शांत हो गया। नमस्कार, कुलपति। बगीचे के प्रवेश द्वार पर हल्के भूरे रंग के लबादे में सजे एक बूढ़े व्यक्ति ने बड़े सम्मान के साथ उसका अभिवादन किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और बगीचे में और अंदर चला गया। उसके पीछे बुजुर्ग व्यक्ति ने भी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया और उसके साथ चला गया। बगीचे के भीतर एक गुप्त कक्ष में अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक रहस्यमय काले ताबूत के पास गया, जिस पर कई रून खुदे हुए थे। आत्मा को आकर्षित करने वाली लकड़ी से बना ये ताबूत फ्रॉस्ट जनजाति के सर्वोच्च बुजुर्ग की आत्मा शक्ति को स्थिर करने के लिए बनाया गया था, जिसकी आत्मा शक्ति समाप्त हो रही थी, जिसके कारण उसे इस आत्मा संरक्षण वाले ताबूत के भीतर लंबे समय तक सोना पड़ा। हाथ की मुहरों की एक जटिल श्रृंखला का प्रदर्शन करते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ताबूत के रूनों को सक्रिय किया, जिससे वे चमकने लगे। धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन खुलने लगा, जिसमें एक पीला, कमजोर बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसके बाल सफ़ेद थे और रंग मुरझाया हुआ था। यदि कोई भी व्यक्ति आत्मा ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होता तो वह उससे रिसने वाली कमजोर आत्मा शक्ति को पहचान लेता। बुजुर्ग की आंखें धीरे धीरे खुलीं और सुस्त, बेजान आंखें दिखाई दी जो मौत की ओर बढ़ती हुई लग रही थीं। कुलपति, क्या दुश्मनों ने फिर से हमारे कबीले पर आक्रमण किया है? उसकी आवाज़ बेकार होने के कारण कर्कश थी और उसकी पहली चिंता कबीले की सुरक्षा थी। बुजुर्ग के समर्पण से प्रभावित होकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से 9वीं कक्षा की दिव्य गोली पेश की। सर्वोच्च बुजुर्ग, मैंने 9वीं कक्षा की दिव्य गोली खरीदी है जो आपकी मौजूदा चोटों को ठीक कर सकती है। बुजुर्ग क्षण भर के लिए गोली के भीतर मौजूद शक्तिशाली औषधीय शक्ति से दंग रह गया। उसकी आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी। उसने हमेशा अपने स्वास्थ्य से ज्यादा कबीले को प्राथमिकता दी थी, अपनी बिगड़ती हालत को सहते हुए। उसने कबीले को शक्तिशाली दुश्मनों के कुछ और हमलों से बचाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब, ठीक होने का मौका मिलने पर, उसने उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। बुजुर्ग के उत्साह को समझते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गोली सौंप दी। सर्वोच्च बुजुर्ग, कृपया पहले इस गोली को परिष्कृत करें और देखें कि यह काम करती है या नहीं। एक उम्मीद भरी हंसी के साथ बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर यह वास्तव में काम करती है तो शायद मेरा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने गोली की सील को ध्यान से खोला, इसकी शक्ति से चकित स्पष्ट रूप से एक डूसेंट का काम। सील टूटते ही समृद्ध औषधीय सुगंध हवा में भर गई। बुजुर्ग ने गोली को परिष्कृत करने के लिए ताबूत को जल्दी से फिर से सील कर दिया। उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा और अपनी विरासत और नेतृत्व को जारी रख सकेगा। गुप्त कक्ष के बाहर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिंता के साथ देखा। अपनी भावनाओं को छिपाने के आदी, उसने जल्दी से अपनी चिंता को छुपाया। उम्मीद है सर्वोच्च बुजुर्ग ठीक हो जाएगा। काश हम उस विषैले गुप्त क्षेत्र में कभी नहीं गए होते। पिलटॉवर में वापस जियोजी ने आने वाली आखिरी सेना की सेवा करने के बाद एक गहरी सांस ली। आखिरकार उपहार लाने वाली सभी ताकतों का मनोरंजन किया। शुक्र है, अन्य राष्ट्रपतियों ने भार साझा करने में मदद की, अन्यथा मेरे पास किसी और चीज के लिए समय नहीं बचा होता। जियोजे की कीमिया सेवाओं की मांग करने वाली कई ताकतें 9वीं कक्षा के कीमियागरों की कमी का प्रमाण थीं।
यहाँ तक कि प्राचीन कुलों ने, जो आमतौर पर आत्मनिर्भर थे, बैकअप विकल्प के रूप में उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने की उम्मीद में प्रतिनिधियों को भेजा। जबकि ये कुल अक्सर कीमिया के लिए मेडिसिन कुलों पर निर्भर थे, जियोजे जैसे विकल्प के होने से उन्हें अपने सामान्य सहयोगियों से संभावित इनकार के खिलाफ लचीलापन और सुरक्षा मिली। इस स्तर पर पहुंचकर मैं अब प्राचीन कुलों के साथ समान स्तर पर जुड़ सकता हूं, और कभी कभी उन्हें मेरी जरूरत भी होती है। जियोजे ने महाद्वीप पर उच्च स्तरीय कीमियागरों की प्रतिष्ठित स्थिति की सराहना करते हुए सोचा। नाटक तभी दरवाजा खटखटाया गया और ग्रैंड एल्डर ने एक ठंड से अलंकृत निमंत्रण प्रस्तुत करते हुए प्रवेश किया। राष्ट्रपति, फ्रॉस्ट जनजाति ने एक निमंत्रण भेजा है। ऐसे छोटे मामलों के लिए आप शिष्यों को इसे संभालने दे सकते हैं। जियोजे ने हल्की मुस्कान के साथ निमंत्रण स्वीकार करते हुए टिप्पणी की। ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, ग्रैंड एल्डर ने हंसते हुए कहा, और जियोजे ने आगे जोर नहीं दिया, निमंत्रण खोला। इसे पढ़ने के बाद जियोजे मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि फ्रॉस्ट ट्राइब के सुप्रीम एल्डर ठीक हो गए हैं और मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। दिन के व्यवहार, चेतावनियों से लेकर नए गठबंधन बनाने तक, पिलटॉवर के भीतर एक शक्तिशाली कीमियागर और नेता के रूप में जियोजे की भूमिका के रणनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं को उजागर करते हैं। अध्याय 452, एक एहसान वापस करना। पिलटॉवर के एक शिष्य के मार्गदर्शन में फ्रॉस्ट ट्राइब के सर्वोच्च एल्डर और वर्तमान कुलपति पवित्र पिल सिटी के आंतरिक डोमेन के भीतर काले टॉवर पर पहुंचे। सर्वोच्च एल्डर की आंखें, हालांकि अभी भी कुछ धुंधली थीं, अब जीवन शक्ति की जीवंत रोशनी से चमक उठी। 9वीं कक्षा की गोली के प्रभाव के कारण जो उनकी आत्मा को फिर से आकार दे रही थी। उनकी आत्मा की शक्ति स्पष्ट रूप से ठीक हो रही थी, जिससे उन्हें एक उच्च स्तरीय कीमियागर जैसा रूप मिल रहा था। हालांकि एक बार जब उसकी आत्मा शक्ति पूरी तरह से वापस आ जाती, तो ये केवल सामान्य स्तर पर वापस आ जाती। आखिरकार एक दूसंत के रूप में उसकी आत्मा शक्ति स्वाभाविक रूप से दुर्जेय थी। ये जानने पर कि 9वीं कक्षा की गोली दूसंत अवशेष से प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि 9वीं कक्षा के कीमियागर द्वारा खुद तैयार की गई थी, सर्वोच्च बुजुर्ग ने तुरंत वर्तमान कुलपति से जियोजे से मिलने के लिए उनके साथ जाने को कहा। अपनी बहती आत्मा की पीड़ा का अनुभव करने के बाद वह 9वीं कक्षा के कीमियागर से दोस्ती करने का मूल्य जानता था। हालांकि बहुत सारे संसाधन खर्च किए गए थे, लेकिन एक दूसंत को संरक्षित करने से फ्रॉस्ट जनजाति की स्थायी समृद्धि सुनिश्चित होगी। यात्रा के दौरान सर्वोच्च बुजुर्ग ने सार्वजनिक कीमिया घटना के बाद के परिणामों के बारे में भी जाना। जियोजे की चेतावनी की जल्दबाजी में काम न करें, खासकर पवित्र गोली शहर के भीतर उसे 9वीं कक्षा की दिव्य गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की अनुमति दी थी। अन्यथा गोली के आकर्षण को देखते हुए कई लोग, जिनमें पीक डूजुन और यहां तक कि हाफ सेंस भी शामिल थे, हस्तक्षेप कर सकते थे, क्योंकि इस कार्यक्रम में कुछ छिपी हुई ताकतें शामिल थीं। नाटक। चूंकि फ्रॉस्ट जनजाति ने 9वीं कक्षा की दिव्य गोली के लिए जियोजे को बहुत सारे संसाधनों के साथ पूरी तरह से मुआवजा दिया था, इसलिए जनजाति अब जियोजे के हस्तक्षेप के कारण उसका एहसान चुकाने के लिए बाध्य थी। सर्वोच्च बुजुर्ग ने अपनी यात्रा के दौरान इस एहसान को वापस करने की योजना बनाई, जो न केवल जियोजे के साथ संबंध बनाने के बारे में था, बल्कि इस ऋण को निपटाने के बारे में भी था। ब्लैक टॉवर के रिसेप्शन हॉल के अंदर पिलटॉवर के अध्यक्ष के रूप में तैयार जियोजे, पिलटॉवर के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहा था। राष्ट्रपति जियोजे, सम्मानित अतिथि आ चुके हैं, पिलटॉवर के एक शिष्य ने बड़े सम्मान के साथ घोषणा की। कृपया उन्हें अंदर आने दें, जियोजे ने जवाब दिया। दरवाजा धीरे से खुला और शिष्य ने एक तरफ कदम बढ़ाया ताकि दो आकृतियां अंदर आ सकें। एक फ्रॉस्ट जनजाति के कुलपति जियाओजे थे, जिनसे वह पहले मिल चुके थे, और दूसरे फ्रॉस्ट जनजाति के सर्वोच्च बुजुर्ग प्रतीत हुए। जियाओजे ने उठकर विनम्रता से उनका अभिवादन किया। पैट्रियार्क हान, ये देखकर अच्छा लगा कि आपने अपना आकर्षण नहीं खोया है। पैट्रियार्क जियाओजे, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे हमारे सर्वोच्च बुजुर्ग का परिचय देने की अनुमति दें, जो आपके द्वारा उनके ठीक होने के लिए बनाई गई 9वीं कक्षा की गोली के प्राप्तकर्ता थे, पैट्रियार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हान कियू हूँ और मैं राष्ट्रपति जियाओजे से मिला हूँ। आपके द्वारा बनाई गई 9वीं कक्षा की दिव्य गोली के लिए धन्यवाद। मैं आत्मा विघटन की पीड़ा से बच गया हूँ, बुजुर्ग हान कियू ने कहा। उनका स्वर गंभीर और सम्मानजनक था। ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, एल्डर हान। लोगों के पैसे लेना और उन्हें कीमिया में मदद करना काम का हिस्सा है। आपको ठीक होते देखना मेरे लिए पर्याप्त आश्वासन है। जियाओजे ने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। कुछ बातचीत के बाद एल्डर हान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। राष्ट्रपति जियाओजे, क्या आप जानते हैं कि मुझे इतनी गंभीर आत्मा क्षति क्यों हुई? मैं इस दुर्लभ विधि के बारे में और अधिक सुनने के लिए उत्सुक हूं, जो आत्मा को इतना गंभीर रूप से प्रभावित करती है। जियोजी ने उत्तर दिया, क्योंकि एल्डर हान ने खुद इस बारे में बात की थी। आह भरते हुए एल्डर हान ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। हाफ सेंट के उच्च स्तर पर पहुंचने और डूसेंट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपने कबीले के प्राचीन ग्रंथों में सफलता के तरीकों की तलाश की।
गलती से एक गुप्त क्षेत्र फ्रॉस्ट पॉइजन क्षेत्र की खोज की जो अंतहीन शून्य में स्थित था। एक सनक में अंतहीन शून्य में प्रवेश करते हुए उन्होंने वास्तव में फ्रॉस्ट पॉइजन क्षेत्र पाया जो फ्रॉस्ट जनजाति की साधना तकनीकों के साथ अविश्वसनीय रूप से संगत था। वहां उनकी साधना की गति तेजी से बढ़ी और दशकों के भीतर उन्होंने हाफ सेंट और डू सेंट के बीच की खाई को पार दिया और सच्चे डू सेंट का दर्जा हासिल किया। शायद अपनी नई ताकत से उत्साहित होकर उन्होंने क्षेत्र में और गहराई तक जाने का प्रयास किया, अपने परिवार के ग्रंथों में घातक फ्रॉस्ट पॉइजन के दस्तावेज के बावजूद, जो क्षेत्र के गहरे हिस्सों में जाने से सख्त मना करता है। ठंड का जहर भयंकर और अभूतपूर्व था। जब वह इसकी तीखी ठंड का विरोध कर रहा था तब उसे प्राचीन काल के एक दुर्लभ प्राणी का सामना करना पड़ा। ठंड का जहर बिच्छू, एक जादुई जानवर जिसे विलुप्त माना जाता था। अचानक उसे बिच्छू ने डंक मार दिया जिससे उसकी आत्मा का मूल टूट गया। ये सुनकर जियाओजे आश्चर्यचकित और सतर्क दोनों था। अंतहीन शून्य में वास्तव में सभी तरह के खतरे थे, जिसमें शून्य बिजली के पुल और अंतहीन नदी शामिल थी जिसने दूसंतों को भी खतरे में डाल दिया था। अब मैं देख रहा हूं, ठंड के जहर के दायरे में अवसर और खतरा दोनों हैं, जियाओजे ने सोच समझकर टिप्पणी की। एल्दहान ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, राष्ट्रपति जियाओजे, मैं आपको ठंड के जहर के दायरे के निर्देशांक उपहार में देना चाहूंगा। जियाओजे के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर एल्दहान ने जल्दी से समझाया, हालांकि ठंड के जहर के दायरे के आंतरिक क्षेत्र खतरनाक हैं, बाहरी क्षेत्र इन ठंड विशेषताओं वाले साधकों के लिए काफी उपयुक्त हैं जो इसे एक मूल्यवान प्रशिक्षण मैदान बनाते हैं। सार्वजनिक कीमिया सत्र के दौरान आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद, जिसने दिव्य गोली को लेने से बचाने में मदद की। जियाओजी ने पारस्परिकता के इस इशारे पर एक भान उठाए। यह एक बेर के बदले में आड़ू की वास्तविक पेशकश लग रही थी, लेकिन फल के मीठे गूदे के भीतर भी एक खतरनाक गड्ढा छिपा था। दोस्तों, अगर आप पहले से अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पैट्रियन की सदस्यता लें। अध्याय 453, जानवरों के दायरे में वापसी। जियाओजे पहले तो सर्वोच्च बुजुर्ग के इरादे को ठीक से नहीं समझ पाया। क्या मैं पूछ सकता हूं, एल्दहान, उस फ्रॉस्ट वैनम बिच्छू की ताकत का स्तर क्या है? वह फ्रॉस्ट वैनम बिच्छू अपने असाधारण शक्तिशाली जहर के अलावा बहुत भयानक भी है। ये 4 सितारा डू सेंट के स्तर का होना चाहिए। अगर मेरे पास मेरी जीवन दहन गुप्त तकनीक नहीं होती तो मैं वहीं मर जाता, एल्दहान ने जियाओजे की संदेह भरी नज़र को देखते हुए समझाया। राष्ट्रपति जियाओजे, मैं आपको किसी खतरनाक जगह पर जाने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। हालांकि फ्रॉस्ट वैनम बिच्छू 4 सितारा डू सेंट के स्तर का है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह किसी कारण से फ्रॉस्ट पॉइजन दायरे के गहरे हिस्सों को छोड़ने में असमर्थ है। भले ही मैं अपनी जीवन दहन गुप्त तकनीक का उपयोग करके दायरे के गहरे हिस्सों से भागने में कामयाब रहा, लेकिन बिच्छू मेरा पीछा कर सकता था और एक और वार करके मुझे खत्म कर सकता था, लेकिन वह हिचकिचाया। मैं बता सकता था कि यह मेरे प्रति हत्या का इरादा रखता था, लेकिन एक बार जब मैं फ्रॉस्ट पॉइजन दायरे के गहरे हिस्सों से बाहर निकल गया तो ये पीछा नहीं करता। इसलिए जब तक आप गहरे हिस्सों में नहीं जाते, फ्रॉस्ट पॉइजन दायरे के बाहरी क्षेत्रों में साधना करना काफी फायदेमंद हो सकता है और वहां कई स्वर्गीय और सांसारिक खजाने भी मिल सकते हैं। एल्दहान की व्याख्या सुनने के बाद जियाओजे ने सोच में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके पास फ्रॉस्ट पॉइजन दायरे के बारे में कुछ विचार थे। वह फ्रॉस्ट वैनम बिच्छू के जहर से बहुत ज्यादा नहीं डरता था। खुद एक विपत्ति जहर वाला शरीर होने के कारण कोई भी जहर जो उसे तुरंत नहीं मार सकता था, अंततः उसके शरीर के विकास के लिए पोषण बन जाएगा। जो बात उसे वास्तव में परेशान करती थी वह बिच्छू की 4 सितारा डू सेंट स्तर की ताकत थी। इसके अलावा एल्दहान संपर्क में आने पर तुरंत पीछे हट गया था और उसने इसकी वास्तविक शक्ति का पूरी तरह से पता नहीं लगाया था। डू सेंट होने के शुरुआती चरणों में जियाओजे अभी भी अपनी मजबूत नींव और विभिन्न क्षमताओं के साथ अपने स्तर से परे लोगों को चुनौती दे सकता था। हालांकि 4 सितारा डू संत एक मध्यम स्तर के डू संत का प्रतिनिधित्व करते थे और उनकी शक्तियों के बीच का अंतर काफी अधिक स्पष्ट हो गया। जियाओजे को भरोसा नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। सबसे अच्छा, वह भागने के लिए लड़ सकता था। आगे चलकर डू संतों के बीच असमानता और भी भयावह हो गई। मूल कहानियों में नायक जियाओयान की लड़ाइयों से ये स्पष्ट था। एक सितारा डू संत के अंतिम चरण में जियाओयान ने प्राचीन ड्रैगन द्वीप के 3 ड्रैगन राजाओं का सामना किया। उनकी अत्यधिक शक्ति के बावजूद आश्चर्यजनक रणनीति के मिश्रण के साथ जियाओयान ने खुद को लगभग मरने की कीमत पर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि जब जियाओयान एक सम्राट क्षेत्र की आत्मा के साथ 7 सितारा डू संत के रूप में पुराने ड्रैगन सम्राट से एक गंभीर हमले का सामना किया जो 9 सितारा डू संत के अंतिम चरण में था, तो उसे अपने भौतिक शरीर को विस्फोट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर यह पूरी तरह से निराशा की स्थिति नहीं होती तो जियाओयान कभी भी अपने शरीर को उड़ाने जैसे चरम उपाय का सहारा नहीं लेता। हालांकि वह अपने सम्राट क्षेत्र की आत्मा के कारण शरीर को फिर से बना सकता था और तत्काल मृत्यु से बच सकता था, लेकिन विस्फोट ने अनिवार्य रूप से उसकी नींव को तोड़ दिया, जिससे आगे की प्रगति अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गई।
डू संत होने के शुरुआती चरणों में अंतराल को उन्नत स्वर्गीय लड़ाई कौशल के साथ पाटा जा सकता था, जिससे कोई अपने स्तर से परे विरोधियों को चुनौती दे सकता था। लेकिन बाद के चरणों में अंतर वास्तव में भयानक हो गए। इन विचारों को अपने दिमाग में कौंधने के साथ जियाओजे ने वर्तमान में एक 4 सितारा डू संत को चुनौती देने की योजना नहीं बनाई। फ्रॉस्ट पॉइजन क्षेत्र उसके लिए जरूरी नहीं था, ऐसा कोई दूसरा भाग्य नहीं था जिसके बिना वह सुधार हासिल न कर सके। 4 सितारा डू संत के खिलाफ अपनी जान जोखिम में क्यों डाले जब वह अपनी साधना व्यवस्था और नियोजित अवसरों का पालन करके लगातार सुधार कर सकता है। अगर ऐसा है तो मैं वास्तव में फ्रॉस्ट पॉइजन क्षेत्र में दिलचस्पी रखता हूं। कृपया मुझे सूचित करें, एल्डर हान, जियाओजे ने वर्तमान में वापस आकर एल्डर को संबोधित करते हुए कहा। जियाओजे की प्रतिक्रिया से राहत महसूस करते हुए एल्डर हान ने आह भरी। फ्रॉस्ट जनजाति ने 9वीं कक्षा की दिव्य गोली के लिए एक महत्वपूर्ण कीमत चुकाई थी और यहां तक कि उनके जैसे धनी जनजाति के लिए भी यह एक बोझ था। इस ऋण को चुकाने के लिए अपने जनजाति से और अधिक संसाधन मांगने में असमर्थ, एल्डर हान, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से फ्रॉस्ट पॉइजन दायरे का अनुभव किया था, जानते थे कि डू सेंट के लिए इसकी प्रशिक्षण क्षमता अमूल्य थी। यह एक अच्छा विकल्प था, हालांकि दूसरों द्वारा आसानी से गलत समझा जा सकता था। सौभाग्य से राष्ट्रपति जियाओजे को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। एल्डर हान ने अपने दाहिने हाथ से इशारा करते हुए एक सिल्वर ग्रे कंपास के रूप में एक अंतरिक्ष निर्देशांक को दर्शाया। राष्ट्रपति जियाओजे, ये फ्रॉस्ट पॉइजन दायरे के निर्देशांक वाला एक स्थानिक कंपास है। अंतहीन शून्य में नेविगेट करना डू क्यूई महाद्वीप पर यात्रा करने जितना सरल नहीं था। स्थानों को केवल ऐसे स्थानिक निर्देशांकों के साथ ही इंगित किया जा सकता था। नाटक। जियाओजे ने स्थानिक कंपास लिया, इसे अपनी आत्मा की धारणा के साथ स्कैन किया ताकि यह पुष्टि हो सके कि निर्देशांक स्थिर और स्पष्ट थे, फिर स्वीकृति में सिर हिलाया। एल्डर हान ने ऐसी वस्तु के साथ मजाक करने का जोखिम नहीं उठाया होगा। वैसे, यदि आप अपने अनुयायियों को खेती के लिए फ्रॉस्ट पॉइजन दायरे में ले जाना चाहते हैं तो कृपया चुपचाप ऐसा करें, एल्डर हान ने चेतावनी के रूप में उल्लेख किया। आखिरकार, ये हमारे फ्रॉस्ट जनजाति के पूर्वजों द्वारा पारित एक विरासत स्थल है। बेशक, क्या मैं, जियाओजे, बिना विवेक के काम करने वाला व्यक्ति हो सकता हूँ? जियाओजे ने हंसते हुए आधे दिन के बाद उन्हें विदा करने से पहले उनके साथ और बातचीत की। उनके चले जाने के बाद गहरी सांस छोड़ते हुए जियाओजी ने हॉल के बाहर पिल टॉवर के शिष्य की ओर देखा और निर्देश दिया, यदि कोई और सेनाएं अपना अभिवादन भेजती हैं, जब तक कि यह कोई विशेष मामला न हो तो इसे ग्रैंड एल्डर को संभालने दें। यदि यह कोई महत्वपूर्ण मामला है तो इसे अन्य 2 राष्ट्रपतियों को सौंपा जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति जियाओजी, शिष्य ने उत्साह से उत्तर दिया, जियाओजी को जाते हुए देखते हुए। जियाओजी ने स्थानिक कंपास को जेब में रख लिया। उसके पास फ्रॉस्ट पॉइजन दायरे में जाने की कोई तत्काल योजना नहीं थी। भले ही यह जियाओई जियान के लिए अवसरों को सुरक्षित करने के लिए था, उसके लिए बहुत समय था। जियाओई जियान अभी भी 9 क्रांतियों के आरोहण तकनीक का अभ्यास कर रहा था और उसने हाफ सेंट की दहलीज को भी नहीं छुआ था। डू सेंट स्तर पर संसाधनों की तो बात ही छोड़िए। जियाओजी ने अपने भीतर की वज्र शक्ति को मजबूत करने के लिए कुछ ब्लैक डेमन लाइटनिंग को अवशोषित करने के लिए शून्य थंडरपूल की एक और यात्रा की योजना बनाई। हालांकि उसकी वज्र शक्ति ने महान दिव्य गुरु को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था, लेकिन यह एक डू सेंट के खिलाफ कुछ हद तक तनावपूर्ण महसूस हुआ था। अगर उसकी वज्र शक्ति ब्लैक डेमन लाइटनिंग में बदल सकती तो ऐसी कठिन परीक्षा की कोई जरूरत नहीं होती, एक ही बार एक डू सेंट को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। मैं अपने भीतर वज्र स्रोत को बढ़ाने के लिए शून्य थंडरपूल जा रहा हूं। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे या आप पिल टॉवर में चुपचाप रहकर साधना करना पसंद करेंगे? जियोजे ने एल्डर टॉवर पर लौटने के बाद जियोई जियान, मेडुसा और अन्य लोगों से पूछा। अगर राष्ट्रपति जियोजे को मेरी कंपनी से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं जहां भी जाऊंगा वहां जाऊंगा, किंग लिन सबसे पहले बोला। मैं भी साथ आऊंगा, मेडुसा ने तुरंत कहा। मैंने आपके डू सेंट में आगे बढ़ने के बाद 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के बारे में पूछताछ करने के लिए 20 दायरे का दौरा करने की योजना बनाई थी। चीजें बदल गई हैं और यह जाने का अच्छा समय लगता है। अगर आप दोनों जा रहे हैं तो यहाँ रहना थोड़ा उबाऊ होगा। इसके अलावा जानवरों के दायरे में कुछ जहर गुण वाले जानवर होने चाहिए, है न? जियाओई जियान को इसका बेसब्री से इंतजार था। इस स्तर पर सिर्फ साधना ही तेजी से आगे बढ़ने के लिए अप्रभावी थी। जहर गुण वाले जानवरों की तलाश करना उसकी ताकत बढ़ाने का एक तेज तरीका हो सकता है। अध्याय 454 घुसपैठ। जियाओई जियान, किंग लिन और अन्य लोगों के साथ जानवरों के दायरे में जल्दी से पहुंचे। अपनी पिछली यात्रा के कारण रास्ते से परिचित होने के कारण उन्होंने आसानी से अपना रास्ता तय किया। पिछली बार जानवरों के दायरे में सर्प राक्षसों के साथ उनका संघर्ष लगभग धरती को हिला देने वाला था, जिससे दायरे के बारे में उनकी समझ बढ़ गई। इस बार वे सीधे 9 नेदर अर्थ मिंगपायथन कबीले के मुख्यालय की ओर बढ़े।
मिंग सरपेंट अर्थ वेन नो नेदर अर्थ मिंग पायथन कबीले का मुख्यालय है, जिसे कई सर्प जनजातियों द्वारा पवित्र भूमि के रूप में सम्मानित किया जाता है। हालांकि इसका स्थान जानवरों के दायरे की सतह पर नहीं है, बल्कि जटिल भूमिगत दुनिया के भीतर है। ये जानते हुए कि 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर का क्षेत्र नो नेदर अंडरवर्ल्ड के भीतर था, जियाओजी सतह पर नहीं रुके और समूह को सीधे मिंग सरपेंट अर्थ वेन तक ले गए। एक कड़े पहरे वाले भूमिगत मार्ग पर पहुंचने पर रक्षा सामान्य शक्तिशाली लोगों को रोक सकती थी, लेकिन यह एक ऐसे समूह के खिलाफ निरर्थक था जिसमें एक डुसेंट शामिल था। जियाओजे ने अपना हाथ लहराया, सभी को एक मायावी शक्ति से ढंक दिया और वे सीधे मार्ग से चले गए। मार्ग में तैनात सर्प जनजातियों के रक्षकों ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। नाटक पिल्टॉवर से प्राप्त मानचित्र के साथ मार्ग से नेविगेट करते हुए वे तेजी से आगे बढ़े। हालांकि नो नेदर अर्थ मिंग पायथन भूमिगत दुनिया में रहते थे, लेकिन वे पूरी तरह से अलग थलग नहीं थे। कभी कभी वे अपनी ज़रूरतों के लिए मानव कीमियागरों की तलाश करते थे। कई कीमियागरों वाली केंद्रीय भूमि में से एक के रूप में पिल्टॉवर को कभी कभी गोलियां बनाने के लिए नो नेदर अर्थ मिंग पायथन के मुख्यालय में आमंत्रित किया जाता था, इसलिए पिल्टॉवर के पास मुख्यालय के बारे में खुफिया जानकारी थी। जियाओजे, आपकी मायावी शक्ति मजबूत होती जा रही है। वे जियाओजे की क्यूई छुपाने के तहत मार्ग में इत्मीनान से बातचीत कर रहे थे, बिना किसी आवाज के। ये सब यह है। आखिरकार भ्रम के सागर का मोती एक दुर्लभ स्वर्गीय खजाना है। इसमें मौजूद विशाल समुद्री शक्ति और भ्रमकारी शक्ति मेरी शक्ति के समान ही बढ़ती है। जियोजी ने फुसफुसाते हुए एक अलग मार्ग में एक और मोड़ लेने से पहले नक्शे की जांच की। भूमिगत मार्ग से लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वे पूरी तरह से भूमिगत दुनिया में प्रवेश कर गए। ये भूमिगत दुनिया वास्तव में आकर्षक है। अंधेरे मार्ग को पार करने के बाद हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, किंग लिन ने पर्यावरण से चकित होकर टिप्पणी की। इससे पहले 20 दायरे में अपने उथल पुथल के दौरान उन्होंने केवल सतह पर रहने वाले सांपों से निपटा था और गहरे भूमिगत में नहीं गए थे। अंडरवर्ल्ड एक जटिल और पेचीदा भूलभुलैया थी। चूंकि भूमिगत दुनिया में सूरज की रोशनी की कमी थी, इसलिए नए प्रकाश स्रोत उभरे थे, लड़ाई की भावना से भरे विभिन्न पौधे और अयस्क। भूमिगत दुनिया में बिखरे हुए ये चमकदार पौधे और अयस्क इसे मंद और अप्रकाशित होने से रोकते थे। वे नो नेदर अर्थ मिंग पायथन के मुख्यालय की ओर बढ़ते रहे। अपनी गति के बावजूद मिंग सरपेंट अर्थ वेन तक पहुंचने में लगभग आधा दिन लग गया, जहां जुड़ी हुई पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला थी जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। नो नेदर अर्थ मिंग पायथन वास्तव में 3 महान जानवर कुलों में से एक है, जिसमें कई अर्धसंत स्तर के शक्तिशाली सदस्य शामिल हैं, जियाओजी ने विचारपूर्वक टिप्पणी की। जानवर हालांकि संभवतः कम बुद्धिमान होते हैं, जिससे मृत्यु दर अधिक होती है, लेकिन उन्हें अपने कुलों में ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जानवर कुल अपने लोगों की रक्षा बहुत ही उग्रता से करते हैं, रक्त से बंधे होते हैं और अत्यंत सुरक्षात्मक होते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध एक और शीर्ष जानवर कुल है सेलेस्टियल फीनिक्स। वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को सेलेस्टियल फीनिक्स कुल का सार रक्त प्राप्त करने से सख्ती से रोकते हैं, और ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति का पृथ्वी के छोर तक पीछा करते हैं। ऐसी दुर्जय रोकथाम के साथ जानवर कुलों का शिकार करने वाले लोग कम आम हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग जानवरों के रक्त के लाभों की लालसा रखते हैं, वे भी कार्य करने से पहले 2 बार सोचते हैं। हालांकि अगर वे किसी जानवर कबीले के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करते हैं, तो वे निर्णायक रूप से आगे बढ़ते हैं, प्रतिशोध से बचने के लिए पूरी तरह से हत्या और निशान मिटा देते हैं। जानवर कबीलों की सुरक्षात्मक प्रकृति को देखते हुए इससे छोटे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर बड़ों के समूह तक संघर्ष बढ़ सकता है। इसके अलावा जानवर कबीलों की लंबी उम्र उन्हें बड़ी संख्या में मजबूत सदस्यों को इकट्ठा करने की अनुमति देती है। नो नेदर अर्थ मिंग पायथन कबीले ने अपने शीर्ष स्तरीय वंश और दीर्घायु के साथ अतीत में पिल्टॉवर की तुलना में अधिक शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा किया है। ये केवल अब है। नौग्रेड कीमियागर के रूप में जियोजी के उदय के साथ अनगिनत शक्तिशाली लोगों को आकर्षित करते हुए पिल्टॉवर ने ताकत के मामले में नो नेदर अर्थ मिंग पायथन को पीछे छोड़ दिया है। ये भूमिगत दुनिया वाकई अजूबों से भरी है। यहाँ इतनी बड़ी सर्प जनजाति को देखकर मुझे अपनी जनजाति के बारे में प्राचीन पुस्तकों की कहानियां याद आ जाती हैं, मेडुसा ने अपनी अभिव्यक्ति को चिंतनशील बनाते हुए साझा किया। ऐसा लगता है कि हम मूल रूप से कई साल पहले सेंट्रल स्टेट से टैगोर रेगिस्तान में चले गए थे। अपनी पुरानी यादों के बावजूद मेडुसा को इन सर्पों के साथ कोई रिश्तेदारी महसूस नहीं हुई। उसने टैगोर रेगिस्तान की सर्प जनजाति की रानी के रूप में अपना रुख बनाए रखा। जब कार्रवाई की आवश्यकता थी तो वह दृढ़ थी। चलो नो नेदर अर्थ मिंग पायथन, नो नेदर अंडरवर्ल्ड के पवित्र स्थल पर चलते हैं। भले ही हमें 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के क्षेत्र के बारे में जानकारी न मिले, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से सर्प दानव की खेती के लिए अनुकूल है। जियोजे के छिपने के तहत नो नेदर अर्थ मिंग पायथन पावरहाउस में से किसी ने भी उनके समूह का पता नहीं लगाया। सावधान रहने के लिए जियोजे ने कवर के लिए स्थानिक शक्ति की एक अतिरिक्त परत जोड़ी, फिर भी कबीले के किसी भी पावरहाउस ने भ्रम को नहीं देखा।
जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, अधिक शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए जियोजे ने वास्तविक डूसेंट ऊर्जाओं की उपस्थिति भी महसूस की। एक मध्य चरण एक तारा पर और दूसरी देव चरण एक तारा पर, संभवतः वर्तमान सरदार याओटियन और नौ नेदर अर्थ मिंग पायथन के महान बुजुर्ग। केंद्रीय क्षेत्र की ओर न जाने का विकल्प चुनते हुए वे मुख्यालय को पार कर भूमिगत दुनिया के सबसे गहरे हिस्सों की ओर बढ़ गए। वहां सैकड़ों गज चौड़ी एक विशाल अंधेरी खाई क्षितिज में जारी थी। खाई के पास पहुंचने पर उन्हें ठंडी, हड्डियों को चीर देने वाली ऊर्जा मिली। गहराई से हवाएं चल रही थीं, जिससे आसपास का इलाका बंजर हो गया था। ऐसी ठंडी हवाओं का सामना करने वाले आम पावरहाउस न केवल अपने शरीर बल्कि अपनी लड़ने की भावना को भी जमी हुई पाएंगे। अध्याय 455। बस मामले में जियाओजी और उसके साथी धीरे धीरे नीचे उतरे। गहरी खाई के आसपास जमीन को छूते ही उन्हें अपने जूतों से ठंडक महसूस हुई। हिसिस कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर जियाओजी ने कहा कि यह नौ नर्क अंडरवर्ल्ड सर्प दानव साधना के लिए बेहद उपयुक्त है। किंगलिन ने गहरी अनुभूति की भावना के साथ अपनी बाहों को रगड़ते हुए टिप्पणी की। ठेठ सर्प दानवों में एक ठंडा गुण होता है, और अगर वे नौ नर्क अंडरवर्ल्ड की ठंड को झेल सकते हैं तो ये जगह निश्चित रूप से साधना के लिए एक खजाना है। जियाओ यी जियान ने नौ नर्क पृथ्वी मिंग पायथन के मुख्यालय की ओर देखा, कुछ हद तक राहत महसूस की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नौ नेदर अर्थ मिंग पायथन के मुख्यालय में इतने शक्तिशाली प्राणी छिपे होंगे, जिसमें हाफ सेंट स्तर के शक्तिशाली लोगों की कोई कमी नहीं है। यह अच्छा है कि हमने पिछली बार वापस ले लिया, अन्यथा हम वहां फंस सकते थे। जियाओ यी जियान के शब्दों को सुनकर मेडुसा ने सहमति में सिर हिलाया। वे अभी अभी जियाओजे की आड़ में नौ नेदर अर्थ मिंग पायथन के मुख्यालय से गुजरे थे। दुर्जय आभाओं के संगम ने उसे काफी परेशान कर दिया था और वह भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि वे पहले ही वापस चले गए थे। हाँ, हमें इस बार चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक नौ नेदर अर्थ मिंग पायथन के पास कोई और चाल नहीं होगी, भले ही वे अपने पूरे कबीले को जुटा लें, वे हमें रोक नहीं पाएंगे, जियाओजे ने आत्मविश्वास से घोषणा की। 20 दायरे में उनके आखिरी हंगामे के दौरान वह एक सच्चे डूसेंट को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। हालांकि वह डूसंत की पकड़ से बच सकता था, लेकिन वह मेडुसा, जियाओ यी जियान और अन्य लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। यही वजह है कि वे जल्दी चले गए थे। लेकिन अब चीजें अलग थीं। अब खुद एक सितारा डूसंत जियाओजे को सरदार याओटियन और नौ नेदर अर्थ मिंग पायथन कबीले के महान बुजुर्ग का सामना करने में डर नहीं था। वास्तव में अगर कोई असली लड़ाई छिड़ जाती तो कबीले से उसका मुकाबला करने वाले केवल वे दो डूसंत ही होते। जियाओजे की बातें सुनकर जियाओ यी जियान, मेडुसा और अन्य लोग हंस पड़े। वास्तव में वे अब वह नहीं रहे जो वे पहले थे। वे अब नौ नेदर अर्थ मिंग पायथन के मुख्यालय में हंगामा मचाने में सक्षम थे। हालांकि प्राथमिकता नौ नेदर अंडरवर्ल्ड में स्थिति की जांच करना था। जियाओजे, अगर हम वास्तव में 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के क्षेत्र को नहीं खोज सकते हैं तो हमें इसे मजबूर नहीं करना चाहिए, मेडुसा ने हिचकिचाहट के साथ कहा और फिर गहरी खाई में प्रवेश करने से ठीक पहले जियाओजे से बात की। शायद 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर कबीले का समय के साथ साथ अस्तित्व समाप्त हो चुका है, यहाँ तक कि उनके निशान भी पूरी तरह से मिट गए हैं। मैंने कहा था कि हम 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के क्षेत्र को खोज लेंगे, और अगर हम नहीं खोज पाए तो हम पूरे 20 दायरे को तब तक उलट पुलट कर देंगे जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते। जियाओजे ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जिससे मेडुसा ने अपने होंठ आपस में दबा लिए, फिर मुस्कुराए और उसकी ओर सिर हिलाया। मुझे तुम पर विश्वास है। जियाओजे की लड़ाकू भावना ने उन्हें घेर लिया। वे ठंडी हवाओं को तोड़ते हुए गहरी खाई के तल की ओर बढ़ गए। जियाओजी की गति से भी नीचे पहुंचने में लगभग 10 मिनट लग गए। खाई के तल पर वे एक झील से मिले, जिसमें से एक हल्की पीली चमक निकल रही थी, जो इतनी विशाल थी कि वे उसका अंत नहीं देख पा रहे थे। खाई से लगातार उठने वाली ठंडी हवाएं इसी झील से निकलती थीं। 9 निचले पाताल लोक। तीनों की नज़र 9 निचले पाताल लोक पर पड़ी। इसका पानी गहरे पीले रंग का था, जिसमें रक्त लाल चमक के रंग थे। झील से लगातार रिसने वाली पतली पीली धाराएं हल्के लाल रक्त के धुंध के साथ मिलकर ठंडी हवाओं का रूप ले रही थीं, जो आसमान में चीख रही थीं। भयानक 9 निचले पाताल लोक। इसकी रिश्ती आभा इतनी लंबी दूरी तय करने और खाई की सतह तक पहुंचने के बाद भी अभी भी इतनी घातक शक्ति के साथ फूटती है। किंगलिन ने खाई के ऊपर ठंडी हवाओं को याद करते हुए टिप्पणी की। इन हवाओं का सामना करने वाले सामान्य शक्तिशाली लोगों के शरीर और यहाँ तक कि उनकी लड़ने की भावना भी जम जाएगी। जियाओ यी जियान ने ठंड से अपनी भुजाओं को रगड़ते हुए कहा। ये वास्तव में पौराणिक 9 नेदर अंडरवर्ल्ड है। यहाँ आकर आप एक सूक्ष्म और ठंडी आभा महसूस करते हैं जो लगातार शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, जिससे लड़ने की भावना का प्रवाह भी धीमा हो जाता है। वे सभी सहमत थे। समूह में से केवल जियाओजे और मेडुसा ही 9 नेदर अंडरवर्ल्ड तक पहुंच सकते थे। जियाओजे अपनी गहन नींव के कारण, जो उसे केवल अपने शरीर के साथ भयानक ठंड का विरोध करने की अनुमति देता था, और मेडुसा अपने 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले पायथन वंश के कारण, जो 9 नेदर अंडरवर्ल्ड की ठंडी हवाओं को अनदेखा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी।
जियाओ यी जियान और किंगलिन को इसे सहना अधिक चुनौतीपूर्ण लगा और वे जियाओ जे की मदद के बिना संपर्क नहीं कर सकते थे। मास्टर जियाओ जे, आप मेडुसा के साथ नेदर अंडरवर्ल्ड में क्यों नहीं जाते? जियो यी जियान और मैं यहीं प्रतीक्षा करेंगे, किंगलिन ने थोड़ा कांपते हुए सुझाव दिया। वास्तव में, जियोजे, हम दोनों ही यहाँ की अत्यधिक यिन शक्ति का सामना नहीं कर सकते। जियोजे ने एक पल के लिए सोचा, फिर सुनहरी लपटों की एक झिलमिलाहट छोड़ी जो उनके चारों ओर जम गई, जिससे एक पतली सी दीवार बन गई। अब कैसा लग रहा है? उसने उनकी सहजता सुनिश्चित करने के बाद पूछा। जियो यी जियान और किंगलिन ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। अब बहुत बेहतर है, लेकिन क्या हमें निचले अंडरवर्ल्ड में लाना बोझ होगा? वास्तव में, आपने उल्लेख किया कि इस स्थान पर यिन शक्ति का भारी जमावड़ा है और निचले पृथ्वी मिंग पायथन यहाँ तब तक नहीं आएंगे जब तक कि आवश्यक न हो। अगर हम यहाँ छिपे रहेंगे तो ये सुरक्षित भी होना चाहिए, किंगलिन ने कहा, जियोजे को परेशान करने में हिचकिचाते हुए, ये जानते हुए कि निचले अंडरवर्ल्ड की ठंडी शक्ति का विरोध करने में उनकी मदद करना मान कर सकता है। कोई चिंता नहीं, बोझ होने की यह बात क्या है? हम नेदर अर्थ मिंग पायथन के मुख्यालय के पास हैं, जियोजे ने समझाया, उन्हें आश्वस्त करते हुए कि उनके सम्राट ज्वाला से सुरक्षा नेदर अंडरवर्ल्ड की ठंडी शक्ति को दूर करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वह मूल कहानी से अच्छी तरह से वाकिफ था कि नेदर अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करते समय जियो यी जियान और अन्य लोगों को यहाँ छोड़ना याओटियन द्वारा खोजे जाने पर परेशानी का कारण बन सकता है। जियोजे की देखभाल और ध्यान महसूस करते हुए जियो यी जियान और किंगलिन ने अपने दिलों में गर्मी महसूस की, जो उन्हें घेरने वाली सुनहरी लपटों की गर्मी से परे थी। अध्याय 456, अजीब सांप से भयानक मुठभेड़। जियाओजे ने हाथ बढ़ाकर नर्क के पानी को छुआ और तुरंत ही उसकी हथेली गहरे पीले रंग के बर्फ के क्रिस्टल से ढक गई। ये क्रिस्टल तेजी से उसकी बांह पर चढ़ गए, मानो उसके पूरे शरीर को जमा देने का इरादा रखते हों। हालांकि थोड़े से बल के साथ जियाओजे ने अपनी बांह से चिपके बर्फ के क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया। नर्क की भयानक ठंडी शक्ति को देखकर जियाओ यी जियान खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, नर्क की ठंडी शक्ति शायद डूक्यूई महाद्वीप में सबसे ऊपर हो सकती है। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी भयानक ठंडी शक्ति कैसे आए। ये प्रकृति की महान शक्ति है। कौन जानता है कि नर्क की ठंडी शक्ति को इतनी भयानक ठंडी शक्ति प्राप्त करने के लिए कितने हजारों सालों से पाला पोसा जा रहा है? जियाओजे ने खड़े होते हुए टिप्पणी की। उसके शरीर की मूल सम्राट ज्वाला ने उन चारों को घेर लिया। समूह ने खुद को गहरे पीले पानी में डुबोया, जिससे चिलचिलाती हवा का झोंका आया। खून के निशानों के साथ मिश्रित पीली धुंध ऊपर की ओर उठी, आसमान की ओर बढ़ रही थी। पीली झील के पानी की गहराई में जियाओजे ने महसूस किया कि उसकी लड़ने की भावना तेजी से खत्म हो रही है। उसने जियाओ यी जियान और किंगलिन की ओर देखा, जिन्होंने वापस सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वे इसे अच्छी तरह से संभाल रहे थे। इस आश्वासन के साथ जियाओजे ने तीनों को तेजी से नीचे की ओर ले गया। नर्क के अंडरवर्ल्ड में जियाओ यान के पहले हमले के दौरान एक सितारा डू संत के स्तर पर 4 अलग अलग स्वर्गीय लपटों की सुरक्षा होने के बावजूद उसने अभी भी अपने शरीर को सुन्न करने वाली ठंडी शक्ति को महसूस किया, यहाँ तक कि उसकी लड़ने की भावना के परिसंचरण को भी धीमा कर दिया। ठंडी शक्ति का विरोध करने के लिए स्वर्गीय लपटों का उपयोग करने से उसकी खुद की लड़ने की ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा भी खत्म हो गई, जिसने उसे अपनी दुर्दशा के लिए एक त्वरित समाधान चुनने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जियाओजे को ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। यद्यपि मूल सम्राट ज्वाला की खपत बहुत अधिक थी, लेकिन इसकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। मूल सम्राट ज्वाला के संरक्षण में वे नेदर अंडरवर्ल्ड की द्रुत शीतन शक्ति से पूरी तरह से अछूते थे। अपनी लगभग अटूट लड़ाई की भावना के साथ जियोजे मूल सम्राट ज्वाला को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए स्वतंत्र था, तीनों को नेदर अंडरवर्ल्ड में गहराई तक जाने से बचाते हुए। जैसे जैसे वे गहराई में गए, आसपास की द्रुत शीतन शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। जियोजे ने पीछे नहीं हटे, लगातार मूल सम्राट ज्वाला को शक्ति प्रदान की। सुनहरी रोशनी तेजी से चकाचौंध हो गई, मानो नेदर अंडरवर्ल्ड के नीचे एक सुनहरा सूरज धीरे धीरे उग रहा हो। तभी दूर से एक गहरे काले पानी का तीर उनकी ओर बढ़ा। जैसे ही यह गहरे पीले झील के पानी से गुजरा, इसने पानी को स्वाभाविक रूप से विभाजित कर दिया, बिना किसी कमी के अपनी अविश्वसनीय गति बनाए रखी। हवा में सीटी बजाते हुए तीर में एक अत्यधिक केंद्रित द्रुत शीतन शक्ति थी जो सीधे जियोजे के चेहरे पर लक्षित थी। अपनी उंगली के एक झटके से सुनहरे मूल सम्राट ज्वाला की एक लट गहरे काले पानी के तीर से टकराई, जिससे संपर्क में आने पर वह नष्ट हो गया। हमलावर की देरी का फायदा उठाते हुए सुनहरे सम्राट ज्वाला की एक लपट निकली, जिसने हमलावर को घायल कर दिया। तभी जियो यी जियान और अन्य लोगों ने हमलावर को स्पष्ट रूप से देखा। गहरे पीले झील के पानी में उनकी सीमित दृश्यता के बावजूद स्पष्ट रूप से देखना चुनौतीपूर्ण था। हमलावर एक विचित्र सांप था, जो पूरी तरह से काला था और उसके शरीर पर अजीबोगरीब शल्क थे। सांप ने मूल सम्राट ज्वाला के हमले को चकनाचूर नहीं किया और अब वह सुनहरी लपटों में लौट रहा था। आग के हमले में उसके अजीबोगरीब शल्क बिखर गए और कुछ ही क्षणों में सांप जलकर राख हो गया।
9 निचले अंडरवर्ल्ड में जीव रहते हैं, मेडुसा ने आश्चर्य से कहा। यहाँ तक कि 9 नेदर अर्थ मिंगपायथन कबीले के सदस्यों को भी 9 नेदर अंडरवर्ल्ड में जीवित रहना मुश्किल लगता था, फिर भी यह अजीब सांप अपनी ठंडी शक्ति से बेपरवाह लग रहा था। अजीब जगहें हमेशा अजीब जीवन रूपों को जन्म देती हैं। ड्यूक्यूई महाद्वीप विशाल और असीम है, वास्तव में हर जगह चमत्कार हैं, जियोई जियान ने सोचा, यह महसूस करते हुए कि सांप द्वारा छोड़ी गई ठंडी शक्ति 9 नेदर अंडरवर्ल्ड के भीतर की ऊर्जा से भी अधिक केंद्रित थी। ये होना चाहिए कि पर्यावरण ने ऐसे प्राणी को जन्म दिया हो। किंगलिन की आंखों में एक गंभीर भाव दिखाई दिया क्योंकि उसने जियोजे को स्थिति को संभालते हुए देखा। मास्टर जियोजे, ये ठीक है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, जियोजे ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ स्थिर थी क्योंकि सुनहरी सम्राट ज्वाला उनके चारों ओर उमड़ रही थी, जो कई पतली सुई जैसी किरणों में एकत्रित हो रही थी। नीचे से काली धुंध का एक समूह तेजी से आगे बढ़ा और जैसे जैसे ये करीब आया, जियाओई जियान और मेडुसा इसके असली रूप को देखकर हैरान रह गए। उनके पास किंगलिन की भयानक अवधारणात्मक क्षमताएं नहीं थीं और उन्होंने काली धुंध का असली स्वरूप तभी देखा जब ये करीब आ रही थी। यह अजीब सांपों का एक समूह निकला जिन्हें जियाओजे ने अभी अभी जलाया था, जो अब एक काली धुंध में इकट्ठा हो गए थे और नीचे से तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। प्रत्येक सांप में अत्यधिक ठंडक देने वाली शक्ति थी। इससे पहले कि वे करीब पहुंच पाते, उन्होंने अपने मुंह खोले और जियाओजे और उसके साथियों पर पानी के तीर चलाए। हवा के फटने की आवाज़ से पूरा इलाका भर गया, क्योंकि भारी संख्या में गहरे काले पानी के तीरों ने गहरे पीले झील के पानी को चीर दिया। सांपों को एक और हमला करते देख जियाओजे ने खुद को नहीं रोका और इकट्ठी हुई सुनहरी सुइयां बाहर फेंक दीं। सुइयों द्वारा ले जाए गए बल ने तुरंत झील के पानी को भाप में बदल दिया, जिससे एक हल्का पीला धुंध पीछे रह गया। हालांकि सुइयों से होने वाला विनाश व्यापक नहीं था, लेकिन उनकी बिंदु से बिंदु भेदने की क्षमता अधिकतम थी। सुइयों ने हवा में हल्के पीले रंग की धुंध का एक निशान छोड़ा, जो सीधे पानी के तीरों को भेदता हुआ निकल गया। जियोजे के नियंत्रण में उन्होंने सटीक रूप से वार किया, सांपों के सिर में घुसकर उनकी जीवन शक्ति को तुरंत बुझा दिया। यहाँ तक कि जो सिर में नहीं लगे थे, वे भी सुइयों की विस्फोटक शक्ति से नष्ट हो गए। सैकड़ों सुनहरी सुइयां एक साथ उड़ीं, जिससे जियोजे और उसके साथियों के सामने का क्षेत्र कुछ देर के लिए हल्के पीले रंग की धुंध में ढक गया। हमले ने एक साथ सैकड़ों सांपों को मार डाला। खून फैल गया, जिससे झील के गहरे पीले पानी में रक्त लाल रंग की सुंदरता का स्पर्श जुड़ गया। शायद ये खून का फैलाव था जिसने सांपों की क्रूरता को और भड़का दिया। वे लगातार जियोजे और उसके समूह की ओर बढ़ते रहे। ये देखकर जियोजे ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और अपनी मूर्खता के बारे में खुद से बड़बड़ाया। आक्रामक सांपों का सामना करते हुए जियाओजे का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। मूल सम्राट ज्वाला और अधिक हिंसक रूप से आगे बढ़ी। उसके नियंत्रण में सुनहरी सुइयों की एक और लहर बनी और सांपों की ओर बढ़ी। जियाओजे देखना चाहता था कि क्या ये सांप अंतहीन थे या उसकी लड़ाई की भावना। उसके बगल में जियाओई जियान, मेडुसा और अन्य लोग सांपों की क्रूरता से चकित थे। ऐसा लग रहा था कि उनके अपने ही लोगों का खून उनके पागलपन को और बढ़ा रहा था। कुछ ही समय में हजारों सांप मारे गए। उनके खून ने 9 नर्क के अंडरवर्ल्ड को खून के तालाब की तरह लाल रंग में रंग दिया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सांपों के उन्माद के बीच हिचकिचाहट के संकेत दिखाई देने लगे। उनकी संख्या कम होती गई और उनकी हिचकिचाहट पूरी तरह से आतंक में बदल गई। अंत में सांपों का झुंड पूरी तरह से तितर-बितर हो गया। अब उनमें पहले जैसी क्रूरता और पागलपन नहीं रहा। जियाओजी ने उन्हें डराकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। अध्याय 457, कैद कबीले का नेता। जियोई जियान, मेडुसा और किंगलिन ने आश्चर्य से देखा कि कैसे अजीब सांप घबराकर भाग गए। वे ऐसी प्रजाति के पागलपन पर आश्चर्यचकित थे। खूनी लड़ाई ने सांपों के झुंड को खत्म कर दिया था, जिससे 1000 में से बमुश्किल एक ही जीवित बचा था। अगर जियोजे की लगातार और अटूट सुनहरी सम्राट ज्वाला न होती, जिसने सांपों को इससे उबरने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ी, तो वे शायद आखिरी सांस तक लड़ते। इस लड़ाई के दौरान जियोई जियान, मेडुसा और अन्य लोगों ने वास्तव में जियोजे की लड़ाई की भावना की भयावह सीमा को देखा। उसने अपने चारों ओर सुरक्षात्मक सम्राट ज्वाला को बनाए रखा, साथ ही सांपों को मारने वाली सुनहरी सुइयों को बनाने के लिए भारी मात्रा में लड़ाई की भावना खर्च की। ऊर्जा की इतनी भयावह खपत शायद एक डूसेंट योद्धा को भी अभिभूत कर देगी। फिर भी जियाओजी पूरे समय शांत रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी शक्तियों के व्यापक राज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। युद्ध के मैदान में खून के गंदे तालाब को देखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और भागते हुए सांपों का पीछा न करने का फैसला किया। ये लड़ाई उन्हें बुरी तरह डराने के लिए पर्याप्त थी। भविष्य में शक्तिशाली लोगों का सामना करने पर उन्हें डर लगने की संभावना है। क्या जंगली क्रूर जाती है? इतनी बड़ी संख्या में मारे जाने के बाद भी अगर उन्हें जीत की कोई उम्मीद दिखती तो वे अंत तक लड़ते। जियाओई जियान ने सोच समझकर टिप्पणी की। किंगलिन और मेडुसा ने सहमति में सिर हिलाया। अपने विस्मय के अलावा उनके मन में दया या रहम के अलावा कुछ नहीं था।
पहले वे स्पष्ट रूप से सांपों के साथ विरोधी पक्षों में थे, जीवन या मृत्यु संघर्ष में। चूंकि सांपों ने मारने के इरादे से हमला शुरू किया था, इसलिए उनके पास खूनी परिणाम के बारे में दोषी महसूस करने का कोई कारण नहीं था। अब शायद वे सांप हम पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, जियाओजी ने टिप्पणी की, विषय को पिछली लड़ाई से अलग करते हुए। उसने जियाओ यी जियान और अन्य लोगों को 9 निचले अंडरवर्ल्ड की गहराई में ले गया। 9 निचले अंडरवर्ल्ड का तल अत्यधिक ठंडक देने वाली शक्तियों से भरा हुआ था, जिससे यह एक बंजर और उजाड़ जगह बन गई थी। विशाल रेतीले तल पर मुट्ठी के आकार की चट्टानें बिखरी हुई थीं जो ऊर्जा से चमक रही थीं। जैसे ही वे नीचे उतरे, ऊपर से छनकर आने वाली थोड़ी सी रोशनी चमकदार सुनहरे सूरज जियाओजी की सुरक्षात्मक लौ से मंद पड़ गई। जल्द ही वे 9 निचले अंडरवर्ल्ड के बिल्कुल निचले हिस्से में पहुंच गए। क्या ये 9 निचले अंडरवर्ल्ड का तल है? ये बहुत उजाड़ है, जियाओ यी जियान ने कुछ उदास होकर कहा। ये समझ में आता है। ये जगह ठंडक देने वाली शक्ति का उद्गम हो सकती है। यहाँ तक कि वे अजीबोगरीब सांप भी शायद यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते, किंगलिन ने धीरे से कहा, उसकी अनोखी दृष्टि अधिक अंतर्दृष्टि के लिए आसपास के वातावरण की जांच कर रही थी। जियाओजे मेडुसा की ओर मुड़ी, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? यहाँ कोई सनसनी है? मेडुसा ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, यह अजीब है। मुझे एक हल्की सी आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ की ठंडी ताकत इतनी भारी है कि यह मेरी इंद्रियों को धुंधला कर रही है। जब तक तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है, यह एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि हम यहाँ बिना किसी कारण के नहीं आए हैं, जियाओजे ने उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। यदि आवश्यक हुआ तो हम 9 नर्क के अंडरवर्ल्ड के तल के हर इंच की तलाशी लेंगे। मेडुसा उसके दृढ़ संकल्प पर मुस्कुराए, उसकी कृतज्ञता स्पष्ट थी। मेरे लिए आपके सभी प्रयासों के लिए धन्यवाद, जियाओजे। तभी किंगलिन ने अचानक कहा, मास्टर जियाओजे, 9 नर्क के नीचे से एक जीवन शक्ति निकल रही है। जियाओ यी जियान और मेडुसा हैरान दिखे। उन्होंने मान लिया था कि इस तरह के भयावह उजाड़ में कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। मदद, मदद! तभी एक कमजोर, भयानक आवाज उनके कानों तक पहुंची। बात कर रहे हो? यह कोई सांप तो नहीं हो सकता है न? जियो यी जियान ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया। चलो चलते हैं और देखते हैं, जियोजे ने सुझाव दिया। उसे आवाज के स्रोत का स्पष्ट ज्ञान था। उसे कोई संदेह नहीं था, भले ही आवाज के मालिक ने पूरी ताकत हासिल कर ली हो, जियोजे को जीत का भरोसा था और वह बहुत ज्यादा सतर्क नहीं था। उसकी अपार शक्ति उसका आत्मविश्वास था। जियोजे उन्हें आवाज के स्रोत की ओर ले गया। थोड़ी दूर जाने के बाद, कुछ महसूस करते हुए, उसने रेतीली जमीन पर अपना हाथ हिलाया। रेत एक तरफ हट गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो, जिससे मिट्टी में एक बड़ी लोहे की जंजीर दिखाई दी। 9 नर्क के निचले हिस्से में एक मानव निर्मित जंजीर की उपस्थिति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इससे पहले कि वे आगे प्रतिक्रिया कर पाते, जियोजे ने अपनी उंगलियां हिलाईं और जंजीरें जोर से खड़खड़ाने लगीं, जिससे उनके केंद्र में मिट्टी के एक बड़े टीले से जुड़ी और भी जंजीरें दिखाई देने लगीं। मास्टर जियाओजी, यहीं पर मुझे जीवन शक्ति का एहसास हुआ। ये कमज़ोर है लेकिन इसका सार बहुत शक्तिशाली है, किंगलिन ने बताया। वास्तव में, ये सार आपके सार से भी ज़्यादा शक्तिशाली लगता है, जियाओजी। क्या ये 2 सितारा या 3 सितारा डूसंत हो सकता है? जियो यी जियान ने गंभीरता से कहा। मेडुसा की तलवार पहले से ही आधी खींची हुई थी, किसी भी खतरे के लिए तैयार थी। 9 नेदर अंडरवर्ल्ड के तल पर 2 सितारा या 3 सितारा डूसंत का सामना करने का मतलब हो सकता है कि वे 9 नेदर अर्थ मिंगपायथन कबीले से थे, जो संभावित रूप से एकांत साधना में लगे हुए थे। जब वे कबीले की पवित्र भूमि पर घुसपैठ कर रहे थे, तो वे स्वाभाविक रूप से 9 नेदर अर्थ मिंगपायथन कबीले के विरोध में खड़े थे। जियोजे ने जमीन की ओर इशारा किया और एक अदृश्य शक्ति के साथ कीचड़ को बिखेर दिया। नीचे एक आकृति दिखाई दी, जो कंकाल की तरह दुबली थी। नाटक। जैसे ही कीचड़ अलग हुआ, आकृति की धंसी हुई आंखें खुली। चकाचौंध रोशनी के बावजूद जियोजे और उसके साथियों को बेतहाशा घूरते हुए और कर्कश, ठंडी आवाज में दहाड़ते हुए, मैं 9 नेदर अर्थ मिंगपायथन कबीले का नेता हूँ। मुझे बचा लो और मैं अपने पूरे कबीले को तुम्हारी सेवा करने के लिए ले जाऊंगा। भयानक, हताशा भरी विनती उनके चारों ओर गूंज रही थी। जियाओजी शांत रहा, लेकिन जियाओ यी जियान, मेडुसा और किंगलिन स्पष्ट रूप से चौंक गए। अगर यह सूखा हुआ व्यक्ति सच कह रहा था, तो निहितार्थ बहुत गहरे थे। 9 नेदर अर्थ के कबीले के नेता मिंगपायथन 9 नेदर अंडरवर्ल्ड के तल पर एक अपराधी की तरह कैद, प्रताड़ित और पागल दिखाई दिए। बचाव के बदले में निष्ठा की प्रतिज्ञा करने की उनकी इच्छा ने उनकी अत्यधिक हताशा और उनके द्वारा सामना किए गए गहन संघर्षों का सुझाव दिया। जियाओ यी जियान, मेडुसा और अन्य लोग अटकलों से भरे हुए थे, लेकिन वे कबीले के नेता की पागल निगाहों का सामना करते हुए जियाओजी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। जियाओजी का शांत व्यवहार डगमगाया नहीं। अध्याय 458, आत्मा अनुबंध। कैद किए गए दानव याओमिंग ने पहचान लिया कि समूह का नेतृत्व स्पष्ट रूप से जियाओजी कर रहा था, जो उसके शब्दों से अप्रभावित और असंतुष्ट लग रहा था। अकेले
जियाओजे की युवा उपस्थिति के बावजूद उसकी गहन शक्ति ने संकेत दिया कि वह कोई भोला भाला व्यक्ति नहीं था जो किसी अजनबी की बातों पर आसानी से भरोसा कर ले। याओ मिंग जानता था कि उसे जियाओजे को उस पर विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि यह उसकी आज़ादी का एकमात्र मौका हो सकता है। उसे सदियों से 9 नर्क की गहराई में याओ जियाओ तियान द्वारा कैद किया गया था। उस समय तक वह ठंडी ताकतों की पीड़ा को सह रहा था। बदला लेने की लगभग पागल इच्छा के साथ भी वह 9 नर्क की गहराई में किसी और विदेशी के आने का इंतजार करते हुए कुछ और सदियों तक नहीं रह सकता था। इसलिए याओ मिंग ने हताशा में पूरे 9 नर्क मिंगपायथन कबीले को सौदेबाजी की चिप के रूप में पेश किया, जियाओजे से उसे बचाने की विनती की। दृढ़ निश्चय, याओ मिंग जानता था कि उसे अपने सामने वाले व्यक्ति को मनाना होगा। उसने अपने मन में घूम रही अंतहीन घृणा और क्रोध को दबाया, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे उन्हें फिर से खोला। मैं समझता हूं कि आप किसी अजनबी की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, खासकर तब जब मैं एक कैदी हूं। लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताने दीजिए कि क्या हुआ। अगर आप मदद नहीं करना चाहते तो भी दूसरों को उस जानवर याओ शियाओ तियान का घिनौना चेहरा दिखाए। बोलने के बाद याओ मिंग ने सिर्फ बात करना जारी नहीं रखा, उसने जवाब के लिए शियाओजे की तरफ देखा। शियाओजे ने शियाओ ही जियान, मेडुसा और उसके बगल में बैठे अन्य लोगों की तरफ देखा, जो कुछ हद तक दिलचस्पी दिखा रहे थे, इसलिए उसने याओ मिंग को जारी रखने के लिए सिर हिलाया। शियाओजे के जवाब से आश्वस्त होकर याओ मिंग ने जल्दी से अपनी कहानी आगे बढ़ाई। मैं याओ मिंग हूँ, 9 नेदर अर्थ मिंगपायथन का कबीले का नेता। सैकड़ों साल पहले उस कमीने याओ शियाओ तियान ने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे 9 नेदर अंडरवर्ल्ड के नीचे कैद कर दिया। याओ मिंग रुक गया। क्रोध के उमड़ने के कारण वह अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये देखकर कि जियाओजी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, उसने एक गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि केवल अपना गुस्सा निकालने से कुछ हासिल नहीं होगा। याओ जियाओ तियान मेरा अपना भाई है। हालांकि वह उससे बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन वह जानता था कि वह मुझसे आगे नहीं निकल सकता, इसलिए उसने अपने विश्वासपात्रों के साथ मिलकर मुझे गंभीर रूप से घायल करने की साजिश रची। याओ मिंग ने अपनी कैद के बारे में विस्तार से बताया। जियोजी को अभी भी अनिर्णित देखकर उसने जल्दी से कहा, हालांकि उसने मुझे कैद कर लिया है, लेकिन उसने 9 नेदर राजदंड प्राप्त नहीं किया, जो हमारे कबीले के नेता के अधिकार का प्रतीक है। केवल 9 नेदर राजदंड के साथ ही कोई व्यक्ति वास्तव में 9 नेदर अर्थ मिंगपायथन का कबीले का नेता माना जाता है। इस प्रकार भले ही आप मुझे बचा लें, लेकिन ये पूरे 9 नेदर अर्थ मिंगपायथन कबीले को नाराज नहीं करेगा। आपको केवल याओ जियो तियान और उसके करीबी अनुयायियों से निपटना होगा। याओ मिंग की स्पष्टवादिता से आश्चर्यचकित होकर जियोजी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। मूल कहानी में याओ मिंग इतना आगे नहीं आया था। शायद जियोजी की उपस्थिति ने मूल कथा में जियोयान की अंडरवर्ल्ड की एकल यात्रा की तुलना में चीजों को बदल दिया था। जियो यी जियान और मेडुसा से परामर्श करने के बाद जियोजी ने महसूस किया कि उसके साथियों के बीच ताकत में बदलाव ने संभवतः याओ मिंग की रणनीति को प्रभावित किया था। वह जितना भी शक्तिशाली था, जियाओजे अकेले ही याओ जियाओ तियान और बड़े का सामना कर सकता था। दूसरी संभावना पर विचार करते हुए जियाओजे ने सोचा कि याओ मिंग सदियों की पीड़ा को झेलने के बाद शायद निराशा से प्रेरित हो सकता है, किसी भी उम्मीद की किरण को पकड़ने के लिए। ये देखते हुए कि जियाओजे ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, याओ मिंग शायद यह महसूस करते हुए कि उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उसके सौदेबाजी के चिप्स अपर्याप्त थे, जियाओजे की सहानुभूति या सहायता प्राप्त करने के अंतिम प्रयास में सब कुछ प्रकट करना शुरू कर दिया। याओ मिंग के व्यवहार को देखते हुए जियाओजे उसके इरादों के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सका, लेकिन लंबे समय तक हिचकिचाया नहीं। याओ मिंग, तुम भी मेरी तरह जानते हो कि खाली शब्दों से कोई भी आश्वस्त नहीं होगा, जियाओजे ने शांति से कहा। अगर मैं तुम्हें बचाने और याओ जियाओ तियान और उसके अनुयायियों से बचाव करने में तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत आगे तक जाता हूं, और फिर तुम मुझे धोखा देते हो, तो क्या मेरे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? जियाओजे ने जानबूझकर स्थिति को इस तरह से पेश किया जैसे कि बचाव एक बहुत बड़ा काम होगा, शायद उसकी क्षमताओं से भी परे। एक पल की चुप्पी के बाद याओ मिंग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, तो मैं अपनी आत्मा की सुरक्षा खोल दूंगा और आपको मुझ पर एक आत्मा मुहर लगाने की अनुमति दूंगा। इस तरह मेरा जीवन और मृत्यु आपके हाथों में होगी। याओ मिंग के प्रस्ताव से प्रसन्न होकर जियाओजे ने धीरे से मुस्कुराया। उसके बगल में बैठी महिलाओं ने आश्चर्य से देखा। जियाओजे ने बातचीत के दौरान एक अलग व्यवहार बनाए रखा, 9 नेदर अर्थ मिंगपायथन कबीले को नियंत्रित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये स्थिति विचार करने लायक है। हालांकि मैं आत्मा मुहर लगाने वाला नहीं हूं, जियोजे ने किंगलिन की ओर मुड़ते हुए फैसला किया। किंगलिन, तुम करो। किंगलिन कुछ देर के लिए चौंक गई, फिर उसे याद आया कि जियोजे ने उसे किस क्षमता को विकसित करने में मदद की थी, आत्मा अनुबंध करने की क्षमता। याओ मिंग की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। जियोजे द्वारा खुद ऐसा करने के बजाय कमजोर दिखने वाले साथियों में से किसी एक को मुहर लगाने देने के निर्णय ने उसे असहज कर दिया।
अगर मुहर जियोजे एक साथ ही डू संत द्वारा लगाई जाती तो निस्संदेह यह उसके भाग्य को नियंत्रित करती। लेकिन अगर इन युवतियों में से कोई, जिसकी शक्ति उसे कम लगती थी, ऐसा करती तो बंधन उतना मजबूत नहीं होता। हालांकि जब उसने किंग लिन पर ध्यान केंद्रित किया तो उसकी पुतलियां सदमे में सिकुड़ गईं। 3 फूल सर्प आंखें। अध्याय 459 घृणा से प्रेरित विकल्प। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि याओ मिंग ने अब जाकर किंग लिन में विसंगति देखी। 3 फूल सर्प आंखों की विशिष्टता बहुत ही आकर्षक है और जियाओजी ने बहुत पहले ही किंग लिन को निर्देश दिया था कि जब उपयोग में न हो तो उन्हें छिपाए रखें। इसके अतिरिक्त जियाओजी की उपस्थिति इतनी जबरदस्त है कि याओ मिंग ने अपने साथ आई 3 महिलाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार याओ मिंग, जो खुद एक 2 सितारा डू संत था, ने स्वाभाविक रूप से जियाओजी एक साथी डू संत पर ध्यान केंद्रित किया। गैर डू संत शक्ति वाले व्यक्तियों को अपनी चिंता के नीचे माना। उसके ध्यान की कमी का एक और कारण 3 महिलाओं को बहुत ज्यादा घूरकर जियाओजी को भड़काने से बचने का उसका रणनीतिक निर्णय था। अगर याओ मिंग को इस तरह के अपराध के लिए 9 नर्क के अंडरवर्ल्ड की गहराई में जियाओजी द्वारा मार दिया जाता तो वह याओ जियाओतियान के खिलाफ अपना बदला नहीं ले पाता, एक ऐसी नियति जिसे वह मौत से भी बदतर मानता था। याओ मिंग ने जब से जियाओजी की दुर्जय युद्ध क्षमताओं को महसूस किया था, तब से वह जियाओजी और उसके साथियों के इर्द गिर्द बेहद सतर्क था। अब जब किंग लिन ने अपनी त्रिफूल सर्प आंखों को सक्रिय किया तो याओ मिंग ने आखिरकार उन खूबसूरत लेकिन मोहक पुतलियों को देखा। 3 छोटे हरे फूल धीरे धीरे घूम रहे थे, एक आकर्षक आकर्षण बिखेर रहे थे। हालांकि याओ मिंग उनके आकर्षण से प्रभावित नहीं हुआ, इसके बजाय उसके अंदर एक ठंडक दौड़ गई। त्रिफूल सर्प आंखों को सभी सर्प राक्षसों की शत्रुता के रूप में जाना जाता है। जब तक कोई सर्प राक्षसों के शाही वंश से संबंधित न हो तब तक इसका कोई प्रतिरोध नहीं था। याओ मिंग और किंग लिन के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर होने के बावजूद ऐसी आंखों द्वारा निहित अत्यधिक दमन ने याओ मिंग में डर की एक झलक पैदा कर दी। अब संकोच करने की बारी याओ मिंग की थी, क्योंकि वह जानता था कि भले ही जियाओजी ने उस पर आत्मा की छाप छोड़ दी हो, लेकिन यह उसे पूर्ण नियंत्रण नहीं देगा। यह उसे सेवा में मजबूर करने के लिए अधिक से अधिक उसके जीवन को खतरे में डाल सकता था। याओ मिंग अभी भी आत्मा विनाश करके दास्ता के बजाय मृत्यु को चुन सकता था, जो जियाओजी के खिलाफ विद्रोह का कार्य था। लेकिन त्रिफूल सर्प आंखों से बंधे रहना अलग होगा। सर्प राक्षसों के खिलाफ इन आंखों की क्षमताओं के बारे में सदियों से विरासत में मिली बुद्धि के साथ याओ मिंग ने उनके द्वारा लगाए गए गहन संयम को समझा। याओ मिंग को संकोच करते हुए देखकर किंग लिन ने जियाओजी की ओर देखा, जिसने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसे धैर्य रखने का संकेत दिया। जियाओजी और उसकी पार्टी को कोई जल्दी नहीं थी, चाहे उन्होंने नौ नेदर अर्थ मिंगपायथन कबीले की निष्ठा हासिल की हो या नहीं, यह उसके लिए अप्रासंगिक था। इसके विपरीत ये याओ मिंग था जो बदला लेने और अपनी नफरत को बाहर निकालने की जरूरत से प्रेरित था। अपनी घृणा के चरम दबाव में याओ मिंग एक ऐसा निर्णय लेने वाला था जिसके बारे में वह सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं सोचता। उसने जियाओजे को देखा, जो भावशून्य था, यह महसूस करते हुए कि उसके पास बातचीत करने के लिए और कोई जगह नहीं है। याओ मिंग के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान फैल गई। याओ जियाओतियान के बारे में उसके विचार और अगर वह कभी बच गया तो बदला लेने की उसकी भयंकर प्रतिज्ञा। एक भयंकर मानसिक दहाड़ के साथ, फिर भी एक शांत चेहरे के साथ, याओ मिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। आत्मा की शक्ति की एक अदृश्य शक्ति के रूप में प्रकाश की एक झलक उसके माथे पर झिलमिला उठी, जो अंततः उसके सामने एक अंधेरे आत्मा सर्प में मिल गई। किंग लिन ने संकोच नहीं किया, उसकी आंखों में 3 फूल तेजी से घूमे, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया जो एक हरे रंग की चमक में बदल गई और आत्मा सर्प के माथे पर उतरी। ये प्रयास किंग लिन के लिए स्पष्ट रूप से कठिन था, जो 2 सितारा डू संत पर एक आत्मा अनुबंध को लागू करने की कठिनाई का सुझाव देता था। जियाओजे ने बारीकी से देखा, सहायता के लिए तैयार। उसने उसे जो आत्मा अनुबंध सिखाया था वह सिर्फ नियंत्रण के बारे में नहीं था, ये समायोजन की अनुमति देता था और यहाँ तक कि विषय की वफादारी को भी अगोचर रूप से बदल सकता था, जिससे पूर्ण आज्ञाकारिता सुनिश्चित होती थी, यहाँ तक कि मृत्यु के बिंदु तक भी। इसके तुरंत बाद आत्मा सर्प के माथे पर एक ताज़ा हरा फूल दिखाई दिया, जो जीवंत और आकर्षक था। किंग लिन थोड़ा पीला, एक राहत भरी मुस्कान के साथ जियाओजी की ओर मुड़ा। मास्टर जियाओजी, मुझे आशा है कि मैंने आपको निराश नहीं किया है। अच्छा किया, आत्मा अनुबंध में आपकी महारत त्रुटिहीन है। जियाओजी ने वास्तव में प्रभावित होकर प्रशंसा की। अगर किंग लिन ने आत्मा अनुबंध में इस हद तक महारत हासिल नहीं की होती तो डू जुन और डू सेंट के बीच विशाल अंतर को पाटना असंभव होता। अगर सहयोग सुचारू रूप से चलता है तो चलो याओ मिंग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें, जियाओजी ने निर्देश दिया, जिस पर किंग लिन ने समझदारी से सिर हिलाया। याओ मिंग ने अपनी अशांत भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए अपने आत्मा सर्प को वापस खींच लिया। यद्यपि जियाओजी ने आत्मा अनुबंध के प्रभावों का विस्तृत विवरण नहीं दिया था, फिर भी एकमात्र आत्मा छाप से इस गहन आत्मा अनुबंध में परिवर्तन निस्संदेह इसकी दुर्जेय प्रकृति का संकेत देता है। अब क्या हमें इस जंजीर को खोलना चाहिए? जियाओजे ने मुस्कुराते हुए याओ मिंग के पास जाकर उसे बांधने वाली जंजीरों का निरीक्षण किया।
विशेष सामग्रियों से तैयार की गई और नौ नेदर अंडरवर्ल्ड की ठंडी शक्तियों द्वारा और अधिक कठोर की गई जंजीरें अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं, याओ मिंग द्वारा पूरी ताकत से भी नहीं तोड़ी जा सकती थीं और लगातार उसकी ऊर्जा को कमज़ोर करके उसे कमज़ोर लेकिन जीवित रखती थीं, अंतहीन पीड़ा सहती थीं। ज़ियाओ ज़े याओ ज़ियाओ तियान के लिए याओ मिंग की नफरत को अच्छी तरह से समझता था। कारावास की ऐसी विधि मृत्यु से कहीं अधिक क्रूर थी जो उसे सदियों तक यातना देती रही। निश्चिंत रहें, अब जब हमारे बीच समझौता हो गया है तो मैं निश्चित रूप से अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, ज़ियाओ ने आत्मविश्वास से घोषणा की। जबकि ये जंजीरें याओ मिंग के लिए अविनाशी थीं, उन्होंने ज़ियाओ को कोई चुनौती नहीं दी। अध्याय 460 सील तोड़ना। सर, इस जंजीर में बेहद भयानक ठंडी ऊर्जा है। यह अटूट है और इसे नष्ट करना मुश्किल है। मुझे मुक्त करने के लिए हमें अंडरवर्ल्ड यिन स्टोन से शुरुआत करनी चाहिए, याओ मिंग ने आग्रह किया, जियोजी का ध्यान जंजीरों पर केंद्रित देखकर। प्रत्येक जंजीर एक अंडरवर्ल्ड यिन स्टोन से जुड़ी हुई है, एक अनूठा पदार्थ जिसे नौ नेदर अंडरवर्ल्ड के तल पर अनगिनत वर्षों तक संयमित किया गया है। इन पत्थरों से लगातार अत्यधिक ठंडी ऊर्जा निकलने के कारण मेरी लड़ने की ऊर्जा लगातार कम होती जा रही है, जिससे मैं कमज़ोर अवस्था में हूँ। जहाँ जंजीर अंडरवर्ल्ड यिन स्टोन से मिलती है वहाँ एक नाजुक तंत्र है। यही असली मुहर है। अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो मैं बच निकलूंगा, याओ मिंग ने अपनी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल्दी से समझाया। ज़ियाओ ज़े ने दूर के अंडरवर्ल्ड यिन स्टोन की ओर देखा। नौ नेदर अंडरवर्ल्ड के तल पर यह अनोखी वस्तु एक छोटी पहाड़ी के आकार की और केवल 30 फीट ऊंची, काली थी। दूर से भी कोई भी इसमें निहित असीम ठंडी ऊर्जा को महसूस कर सकता था। अगर तुम अंदर के तंत्र को तोड़ दोगे तो यह उस पर छोड़ी गई आत्मा की छाप को सक्रिय कर सकता है, ज़ियाओ ज़े ने चेतावनी दी। जब तक तुम ठीक होगे तब तक तुम्हारा भाई पहले ही नौ नेदर अर्थमिंग पायथन कबीले को तुम्हें मारने के लिए यहाँ ले जा चुका होगा। क्या? याओ मिंग ने कहा, अंडरवर्ल्ड यिन स्टोन की सील के भीतर याओ ज़ियाओ तियान की आत्मा की छाप से अनजान। सर, बस उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक लें। एक बार जब मैं सील तोड़ दूं और अपनी लड़ाई की ऊर्जा को जल्दी से ठीक कर लूं तो हम दोनों मिलकर याओ ज़ियाओ तियान और महान बुजुर्ग को जरूर हरा सकते हैं। याओ मिंग ने प्रस्ताव रखा, हालांकि उसे कुछ हद तक अहंकारी लगा। याओ ज़ियाओ तियान का लड़ाई का क्षेत्र पहले से ही ज़ियाओ ज़े के बराबर था और महान बुजुर्ग शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो, संभवतः अपने चरम पर एक सितारा डूसंत। ज़ियाओ ज़े की ताकत के प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद उसका वास्तविक लड़ाई का क्षेत्र अभी भी एक सितारा डूसंत के शुरुआती चरणों में था। ज़ियाओ ज़े से दो सच्चे डूसंतों को रोकने के लिए कहना थोड़ा ज्यादा लग रहा था। जटिलताओं की कोई जरूरत नहीं है, ज़ियाओ ज़े ने कहा। उसकी आत्मा शक्ति एक विशाल आत्मा अवरोध बनाने के लिए फैल रही थी। मूल कहानी में ज़ियाओ यान अंडरवर्ल्ड यिन स्टोन के भीतर आत्मा की छाप से अनजान था, लेकिन ये जानते हुए ज़ियाओ ज़े ने निश्चित रूप से किसी भी दुर्घटना को रोकने और याओ मिंग को ठीक होने के लिए समय खरीदने की योजना बनाई। आत्मा अवरोध स्थापित करने के बाद ज़ियाओ ज़ी को लगा कि यह आत्मा कंपन के संचरण को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर सकता है। जब याओ मिंग ने सोचा कि ज़ियाओ ज़ी अंडरवर्ल्ड यिन स्टोन के भीतर सील से निपटने वाला था तो उसने ज़ियाओ ज़ी के हाथों को सुनहरी लपटें बिखेरते हुए देखा जो धीरे धीरे उन्हें जंजीरों पर रख रहे थे। सर, क्या मैंने उल्लेख नहीं किया था कि यह जंजीर अविनाशी है? क्रैक! याओ मिंग के खत्म होने से पहले ठंडी ऊर्जा से भरी हुई जंजीर को ज़ियाओ ज़ी ने आसानी से तोड़ दिया। गुरगल अवाक रह गए। याओ मिंग ने अनजाने में निगल लिया। ऐसी शारीरिक शक्ति कुछ ऐसी थी जिसका मुकाबला वह भी नहीं कर सकता था, भले ही वह नाइन नेदर अर्थमिंग पायथन कबीले से हो। याओ मिंग ने ज़ियाओ ज़ी की भुजाओं पर नजर डाली, जो दिखने में साधारण थीं लेकिन उभरी हुई मांसपेशियां नहीं थीं। जबकि याओ मिंग अभी भी सदमे में था, ज़ियाओ ज़ी ने पहले ही उन सभी जंजीरों को तोड़ दिया था जो उसे बांधती थीं। जंजीरों के भीतर की अत्यधिक ठंडी ऊर्जा ने उन्हें वास्तव में बहुत मजबूत बना दिया था, लेकिन जियोजी की शारीरिक शक्ति उसके इंपीरियल ओरिजिन फ्लेम इंसुलेशन के साथ मिलकर जंजीरों को तोड़ना अपेक्षाकृत आसान बना दिया। अचानक हल्का महसूस करते हुए याओ मिंग, जो लंबे समय से कमजोरी से पीड़ित था, एक कोमल अदृश्य शक्ति द्वारा उसे स्थिर किए जाने पर आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी भुजाओं को देखा, फिर भीतर महसूस किया। सदियों से उसे पीड़ा देने वाली ठंडी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अपनी आज़ादी की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए याओ मिंग अपना सिर पीछे झुकाए और बेतहाशा हंसे। हा, सदियों की कैद के बाद याओ ज़ियाओ तियान, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम भी इस पीड़ा का स्वाद चखो। उसकी आवाज़ कर्कश थी, लगभग भूत की चीख की तरह। जियो जी और अन्य लोगों को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। आखिरकार सदियों से पीड़ित होने और अचानक मुक्त होने के बाद एक विस्फोट समझ में आता है। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद सर। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद याओ मिंग धीरे धीरे शांत हो गया और औपचारिक रूप से ज़ियाओ जी को धन्यवाद दिया। ज़ियाओ जी, उसने जवाब दिया, याओ मिंग को गोलियों की एक बोतल थमाते हुए।
जल्दी ठीक हो जाओ। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही तुम बदला लेना चाहते हो, तुम्हारा भाई तुम्हें आसानी से दबा सकता है। 8वीं श्रेणी की गोलियों में प्रचुर ऊर्जा से हैरान याओ मिंग को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। नॉनेदर अर्थ मिंगपायथन कबीले के नेता के रूप में भी वह इतना भव्य नहीं था। धन्यवाद सर जियाओजी। एक बार जब मैं अपनी लड़ाई की ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लूंगा और नेतृत्व को पुनः प्राप्त कर लूंगा तो नॉनेदर अर्थ मिंगपायथन कबीला आपके आदेश पर होगा। उसने उत्सुकता से पूरी बोतल निगल ली और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए बैठ गया। जियाओ डॉक्टर और मेडुसा ने देखा कि याओ मिंग की आभा मजबूत हो गई और उसके शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक कंकाल जैसी आकृति से जो मुश्किल से जीवन से चिपकी हुई थी, वह अब एक सामान्य मानव रूप प्राप्त कर रहा था क्योंकि उसकी लड़ने की शक्ति वापस आ गई थी, जिसे दवा की शक्ति से सहायता मिली थी। मेडुसा और जियाओ डॉक्टर ने सुनहरे पेड़ के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया। ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि भाइयों के बीच भी नेतृत्व के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। मेडुसा से परामर्श करने के बाद जियाओजे ने 7 रंगीन स्वर्ग निगलने वाले पायथन के कबीले के क्षेत्र की खोज करने से पहले नॉनेदर अर्थ मिंग पायथन कबीले के मामलों को निपटाने का फैसला किया। मेडुसा को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि यह उनकी खोज के दौरान किसी भी खतरे को खत्म कर देगा। जल्द ही याओ मिंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी उपस्थिति ज्वार की लहर की तरह थी। एक 2 सितारा डू संत शक्ति को अपने अंदर भरते हुए याओ मिंग ने दिल खोलकर हंसा और जियाओजे को प्रणाम किया। आपने मुझे जो 8 ग्रेड की गोलियां दी उसके लिए धन्यवाद, मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया। आपकी ताकत कैसी है? जियाओजे ने पूछा। लगभग 90%। आपके हस्तक्षेप के बिना भी मुझे विश्वास है कि मैं याओ शियाओ तियान और महान बुजुर्ग को हरा सकता हूं। तो चलिए पहले नॉनेदर अर्थ मिंग पायथन कबीले के मामलों का ख्याल रखते हैं।